अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाईकोर्ट के 6 जजेस के बाद अब और भी जजेस के खत सामने आने की खबरें आने लग गई हैं। सायरा बानो ने 12 और जजेस के खत सामने आने की तहलका खेज खबर के बारे में इंकशाफ किया और बताया कि अब और किन किन जजेस के खत आने वाले हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सायरा बानो साहब, इधर तो बजाय इसके कि कमीशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले क्या आपको नहीं लगता कि जब ये 6 जजेस इसी के एक इदारे के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम है कि उनको इस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, जब ये 6 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गए हैं, तो क्या ये सबसे बेहतरीन मौका नहीं था कि हम अपनी अदलिया को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इस इदारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए खुद इस मसले को टेकअप करते, सुओ मोटो की शक्ल में करते? इससे बड़ा और कौन सा मामला हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि पूरी की पूरी अदलिया ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? ये एक दो नहीं ना, 6 जजेस हैं। और उसके मतलब सोने पे सुहागा ये कि जब इन आज़ाद एक कमीशन की बात की जा रही है जो कि एक रिटायर्ड जज जिसकी सरबराही करेगा, उस पे एतराज़ात अपनी जगह, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्ज़ाम है, ये खुद हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है जिनके नीचे ये तमाम इदारे हैं, और वो वजीर कानून कह रहे हैं कि इन जजेस ने गलत काम किया, इन जजेस का प्लेटफॉर्म ही सही नहीं, बल्कि वो यहां तक कह रहे हैं कि जिन जिन केसेस के अंदर ये मौजूद हैं जजेस, वो केसेस से ही अलहदा हो जाएं, तो यानी वो जजेस रहे जिनको कंप्लेन कोई नहीं। माशाल्लाह से आपके सारे सवालों के अंदर ही आपके जवाब है। सबसे पहले आपने कहा कि ये तो मसला खुद ही काजी फाइज ईसा साहब को टेकअप करना चाहिए था कि वो करते, और उसके बाद जो भी आपने बिल्कुल सही बोला कि इल्जाम जिनके ऊपर है वो कमेटी बनाना चाह रहे हैं, और वो भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। यहाँ पर हाजिर सर्विस जज कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनके ऊपर दबाव था, वो उस दबाव के अंदर आ गए, और ये हाजिर वो रिटायर्ड जज और बीच में आई डोंट नो और कमेटी के कौन से मेंबरान होंगे। हमें तो भाई इस सारी चीज की शफाफियत पर यकीन नहीं है। मुझे ये पता है, कहीं मैं बैठी हुई थी तो बात हुई थी कि किसी जमाने में जस्टिस कियानी ने कि उस वक्त एक लेटर तमाम जजेस के पास गया था, उसका पूरा मतन जो ये था कि जो भी आता है आप उनकी इज्जत करो, लेकिन अगर वो आप पर दबाव डालते हैं तो लफ्ज था किक देम आउट। सही कि अपने ऑफिस से किक देम आउट। तो ये देखें, ये तो सारा कुछ होता है, और मैं कहती हूँ इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और काजी फाइज ईसा साहब को ही करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अदलिया, और आपने सही बोला कि इल्जाम तो एग्जीक्यूटिव पर है, वो कैसे इस कमेटी की साफ शफाफ मतलब कमेटी का वो कर सकते हैं और तहकीकात हो सकती है। और दूसरा आपने फिर ये जो सवाल किए थे, अभी तो मैं आपको बता दूं, आप तो ये सिर्फ 6 हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस भी तैयार हैं, वो वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये मैं कहती हूँ कि वंस फॉर ऑल इसका खात्मा होना चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है मुदाखलत खत्म करने का, कि जब ये मुदाखलत और इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर उन फैसलों पे कौन यकीन करेगा। हमें ये भी बताया जाए कि रात को 12 बजे अदालत किसके कहने पे खुली। बिल्कुल। और तारड़ साहब आज जो बात कर रहे हैं, तारड़ साहब ने तो बरमला बोला, उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे वोट दिया। ठीक है। ये जो वो कुछ बार के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें, और जो आज धमकियां भी वही बाजवा साहब देते हैं ना इनको, आजकल मसला भी यही है। बैरिस्टर साहब ने कहा, आमिर साहब ने, ये कोई नई बात नहीं है। जुल्फकार शहीद उनका केस आप निकाले तो 44 साल बाद कहा गया है कि ये अदालती कत्ल है, और सही इन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन से लेके और वो जस्टिस साहब, क्या उनका तारीख में नाम है, मुनीर साहब, कि उन्होंने जिस वक्त नजरिया जरूरत के तहत मिट्टी पाव करके काम किया था, ये तब से शुरू हुआ था। आमिर साहब, देखा कोई अचंभे की बात नहीं है, 44 साल बाद इतना सिर्फ इंसान मिला जुल्फकार अली भुट्टो साहब के, उनको अपने दिफा का वो हक नहीं मिल सका, उनके केस की प्रोसीडिंग उस मेयार के हिसाब से नहीं चल सकी। हालांकि एक रिटायर्ड जज के टीवी इंटरव्यू के ऊपर ये बाकायदा तौर पर एक अदद केस को दोबारा ओपन किया गया था नसीम हसन शाह साहब के। आज हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं जो खुद मौजूद है सर्विस पर, वो खत लिख रहे हैं और ये कह रहे अचंभे की बात नहीं। जी सारे साहबा, वो तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो तारीख में हमारे होता है। भाई आप मुझे बताइए कि जिस वक्त किसी ने दबाव डाला था, आप केस से अलग हो जाते हैं, आप केस से अलग हो जाते हैं, और बस इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं आपको उसका जवाब, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन ये आखिरी मौका है सियासतदानों के लिए ये मुदाखलत खत्म करने का, वरना यही होता रहेगा। लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं था, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला इन्होंने काम किया। ठीक कि आप किस लिए कूद पड़े, ये जुडिशरी का मामला था, वो वहीं पर हल होता, और जिस का नाम उन्होंने लिया था, जिस इदारे के सरबराह का, आप उसको बुलाते और आप उनसे जवाब मांगते। कौन सी एजेंसीज हैं, आप जैसे अभी अवैध साहब ने कहा दंदनाते फिर रही हैं, हमारी जिंदगी आजाद की हुई इन लोगों ने। कोई आप जिसका देख लें, आप जिसका आप कर लें, अभी तो और बहुत लोग आएंगे। और लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया, तो ब्लैकमेल का मतलब है, ये अभी कह रहे थे कि ये जजेस ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि
कि अगर कोई पैसे से ब्लैकमेल नहीं हो रहा तो उसकी कोई कमजोरी होती है ना। ये जो इल्जामात लग रहे हैं, और क्या इसका कोई सद्देबाब होगा कि आप मायूस हैं कि बस चंद दिन हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा? तो जो हालात 76 साल से देखते हुए आ रहे हैं और जो सुनते हुए आ रहे हैं, उससे तो हम मायूसी के, वो कहते हैं ना, घटाटोप अंधेरों में खोए हुए। जिस तरीके से मतलब इसमें सब सियासतदानों की ही गलतियां, सियासतदानों की भी क्या गलतियां कि वो कह रहे हैं कि वो सही अताई सियासतदान है, सही वो आप बियारी भी नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, एब्डो का कानून आया और उसके बाद से वो कहते हैं ना कि बस ऐसे ही बनना शुरू हो गए कि ना वो बाकी चीजें, तो बस बैठ के फिर कहीं ना कहीं हर किसी का हाथ इस अमल में है जहां अब हम पहुंचे हैं कि वो कहते हैं ना कि गुमा होता है कोहलू और बैल के चक्कर का। अमीरे कारवां हमें वहीं पे लाते हैं जो नजारा था आखिरी मंजर का। तो वो यही है सारा कुछ, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये सब कुछ ऐसे दब जाएगा जिस तरीके से हुकूमत कूद पड़ी है। और वो कहते हैं ना कि बाज दफा होता है ऐसे। अच्छा, इस केस में अमीरे कारवां कौन है पाकिस्तान में, आप क्या समझती हैं? सलमान हैदर साहब, मेरे से भी किचन में कुछ चीज टूट जाती है तो सबसे ज्यादा शोर मैं ही मचाती हूँ। अच्छा, ये किसने किया? तो वो जल्दी से उन्होंने कमेटी बना दी है, और जहां आपका कमेटी, कमीशन, JIT ऐसा कुछ बने तो आप समझे कि वो मिट्टी पाओ, वो मामला दब जाएगा, वो उस कमीशन की नजर हो जाएगा। होना तो काइज जस्टिस साहब को खुद इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि बाकी चीजों पे तो सो मोटो एक्शन लिया जाता है कि अपनी अदलिया के वकार के लिए 139 नंबर से कोई थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकने के लिए ये काम करना चाहिए था, और सारा खुद ये कि भाई कौन है, और अवाम के सामने ये हकायक लाने चाहिए। खैर, अवाम बेचारी किस खेत की मूली है, लेकिन ये सब ऐसे ही होगा, 4-5 ऐसे होगा। फिर आई एम सॉरी, ये जो इतने हमारे जो सहाफी आजकल छोड़ देते हैं हर मामले के ऊपर, वो फिर इसको दूसरी तरफ रुख लेकर जाएंगे कि इससे क्या होगा, इससे इसको रिलीफ मिलेगा, अभी ये केस आना था, अभी फैसला आना था, कल किसी वो महाशय ने बोला कि वो मिलिट्री कोर्ट का फैसला आना था इसलिए ये कट्टा खोला गया। अरे भाई, मिलिट्री केस है क्या? पहले मुझे तो समझा दे, मैं भी जरा आवाम को समझाऊं। आधे तो माफिया मांग के गंगा नहा लिए, 3-4 बेचारे पतली गर्दनों वाले फंसे हुए, कौन सा मिलिट्री केस या क्या, कौन सा जो यहाँ पर बैठे हुए। आज जो सिंध में हुआ, ये जो अभी बैरिस्टर साहब भी काफी मतलब जिस तरह आपने का बात कर रहे हैं, वो जो शर साहब थे जो आसिफा के ऑपोजिट थे, वो उनके कागजात पहले तो इलेक्शन में सही थे, आज वो मुस्तरद हो गए। उनके बेटे को वहां से आते हुए वो रास्ते में से गायब हो गया। आज बीबी जिंदा होती तो बहुत दुख में होती कि उनकी औलाद मुखालफों के पेपर रद्द करवा के और बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो इस मुल्क में तो ऐसे होता है, किस किस चीज को हम बात करेंगे कि वो हैरान हूँ, रोऊं क्या जिगर को, दिल को कि पीटू जिगर को। तो यहाँ पर तो ऐसे ही होता रहता है। अच्छा सायरा बानो साहबा, एक और बड़ा काम हुआ पीछे है। जिस तरीके से इन लोगों को गवर्नमेंट मिली है, जिस तरीके से इन लोगों को सब कुछ मिला है, आके सिंहासन पे बैठे हुए, वाइसराय बन के बैठे हुए, जैसे वो तो माउंट बैटन फिर भी बेहतर था जो ये यहाँ पर वाइसराय बन के बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है। और जिस तरीके से मुल्क का हो रहा है, भाइयों किसी की प्राइवेसी रहने दे दो, कमरों में प्राइवेसी रहने दे दो। इतनी एफर्ट वहां पे करें जहां पर फिर हमें बयान देना पड़ता है कि दहशतगर्दों से हम आईनी हाथों से निपटेंगे। तुर्बत में क्या हुआ था, उस पर कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? क्यों नौजवान हमारे बच्चे 70-80 हजार रुपए के लिए शहीद होते हैं और आप उनको सर कैसे फैसला होगा? जब मास्टर बेडरूम में कैमरे लगे होंगे तो फिर कैसे होगा? नाज़रीन, सायरा बानो ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया कि जो हुकूमत खुद इन सब फैसलों की बेनिफिशरी है, जिन्होंने खुद ये सारे काम करवाए हैं, जिनके मातहत इदारे इन तमाम फैसलों की जिम्मेदारी जिन पर आयद होती है, वो शहबाज हुकूमत अब खुद ये तहकीकात करवाना चाह रही है कि ये इल्जामात सही हैं या गलत। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस हुकूमत पर ये इल्जाम हो कि वो खुद इन तमाम फैसलों की बेनिफिशरी है, वो खुद ही तहकीकात करवाना शुरू कर दे और खुद ही वो हुकूमत जज बनकर बैठ जाए, तो फिर आप खुद ही बताएं कि कैसे फेयर तहकीकात हो सकती हैं। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि एक चोर को ही इख्तियार दे दिया जाए कि वो खुद के बारे में खुद ही फैसला कर ले। अब नाज़रीन, चोर तो अपने खिलाफ खुद से फैसला नहीं करेगा। नाज़रीन, यही हाल इस वक्त शहबाज हुकूमत का है। इन्होंने पिछले 2 साल में जो फैसले अपने बारे में करवाए और इन फैसलों की बदौलत आज ये इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत भी हुए हैं। आज वही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं जो हुकूमत खुद ही इन तमाम इल्जामात की बेनिफिशरी है। तो नाज़रीन, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को चाहिए कि वो बजाते खुद इस मामले पर तहकीकात करें, या लार्जर बैंक या फुल कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल हों और फिर फेयर तहकीकात हों। तो फिर ही इस मामले में कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर इस सारे मामले में शहबाज हुकूमत को इन्वॉल्व किया गया तो फिर कैसे फेयर तहकीकात हो सकती है, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा। और यकीनन इस मामले में शहबाज हुकूमत ही जीतेगी, क्योंकि जो सीरियस इल्जाम 6 जजेस की तरफ से लगाए गए हैं,
इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी और ये निजाम बेहतर होने की बजाय वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद सामने नहीं आ रहे, लेकिन यही बात सुनने में आ रही है कि एक रिटायर्ड जज को इस मामले की तहकीकात पर लगाया जा सकता है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरह से 6 जजेस को इस कदर दबाव का सामना था कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके फैसले इस दबाव में आ गए, तो फिर एक रिटायर्ड जज इस मामले में फेयर तहकीकात कैसे कर सकता है और कैसे ये हो सकता है कि वो प्रेशराइज ना हो। एक रिटायर्ड जज पर हाजिर सर्विस जज से ज्यादा दबाव होगा, तो फिर नाज़रीन वो कैसे इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा और किस तरह फेयर तहकीकात कर सकेगा। लिहाजा नाज़रीन, ये सिर्फ हथकंडे हैं कि किसी न किसी तरह से इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जा सके या दबाया जा सके। लिहाजा इस मामले में शहबाज हुकूमत की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। इस पर अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि अगर वो इस मामले में फिर तहकीकात करवाना चाहते हैं तो फिर खुद इस मामले में तहकीकात करवाएं। नाज़रीन, अभी तो सिर्फ 6 जजेस की बात की जा रही है, लेकिन सायरा बानो के मुताबिक अभी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से 12 मजीद जजेस के खत लिखे जा रहे हैं जिनको सेम शिकायत है कि उन पर दबाव डालकर उनसे फैसले करवाए गए। नाज़रीन, अभी लाहौर हाईकोर्ट की बारी है, फिर सिंध हाईकोर्ट की बारी आएगी, फिर बलोचिस्तान हाईकोर्ट की और फिर इसी तरह से KPK हाईकोर्ट की। यानी कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जजेस ने इस कदर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अवाम को इस सारे मामले से आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे और अवाम को इस बात से आगाह किया कि किस तरह उन पर दबाव डालकर फैसले करवाए जाते हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।